जहाँ तक विषय चुनने की बात है, तो जैसा कि कहते हैं, एक कहावत है ना कि विषय ने मुझे चुन लिया। क्या बात। हाँ, हुआ ये कि 8 साल पहले मेरा लाहौर जाना हुआ। तब मेरी बेटी वहाँ पढ़ाई कर रही थी। ये भी एक लोगों के लिए चौंकने वाली बात होती है कि पाकिस्तान में पढ़ाई भी होती है। जी 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 जी। तो खैर, वो वहाँ फैज़ साहब की बेटी एक स्कूल चलाती हैं, सलीमा हाशमी, वो वहाँ पढ़ती थी। तो उसी का ग्रेजुएशन पूरा हुआ था, तो उसमें हम लोग शिरकत करने गए थे। वहाँ रहते हुए फिर मेरा मन हुआ कि लाहौर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही था मैं, सनीमा के बारे में कि क्या हुआ है वहाँ पे, किस तरीके से, तो बहुत थोड़ी जितनी जानकारी आप लोगों को होगी वैसी ही जानकारी मेरी भी थी। तो मेरा मन हुआ कि चले यहाँ के स्टूडियो देखें जरा, क्या स्टूडियो के हाल हैं। तो पता चला कि सारे स्टूडियोज लगभग बंद, उस समय सिनेमा बनना बंद हो चुका था लाहौर में, टीवी के कुछ शोज होते थे। तो नूर जहाँ जी का एक स्टूडियो था वहाँ पे, जो अभी भी चल रहा है और जहाँ पे टीवी शोज के शूटिंग होती है। खैर, वहाँ हम पहुँचे शाम में, तो जिसको बम्बई में गर्दुले कहते हैं, ऐसे कुछ नशा करने वाले लोग दारू की बोतलें और तमाम चीज़ें लेके वहाँ स्टूडियो के प्रांगण में बैठे हुए थे और ये सब चल रहा था। वो देख के मुझे बहुत अंदर से तकलीफ सी हुई। ये तकलीफ मुझे आर के स्टूडियो देख के भी हुई थी। जी जब जी। आर के स्टूडियो में आग लगी उसके बहुत पहले मैंने लिखा भी था उसके बारे में। खैर, वहाँ से लौटने के बाद ये बात मेरे दिमाग में आई और मैं लगातार तभी से चीज़ों को खोजना शुरू किया। हमने एक आध लोगों से संपर्क किया, भारत में रिसोर्सेज पता किए, फिल्मों के बारे में जानकारी हासिल की। सामने पवन झा जी बैठे हुए मेरे पुराने मित्र हैं और बहुत भरोसेमंद मित्र हैं। मैं इन पर आंख बंद करके खुद पे जितना भरोसा नहीं होता उससे ज़्यादा भरोसा करता हूँ मैं। बल्कि अजय जी, हम पवन को भी इस बातचीत में शामिल कर शामिल लेंगे, करेंगे, प्रश्न बिल्कुल। के लिए नहीं, बीच हाँ, बीच में बीच पवन बीच शामिल में, रहेंगे। हाँ, आप आ जाओ पवन मंच हाँ। पर, वहाँ यहाँ से जाइए ज्यादा अच्छी बातचीत होगी। जाइए जाइए। तो आ जाओ आ जाओ। ये सिलसिला वहाँ, लेकिन चूंकि मैं एक्टिव नौकरी में था, बहुत जिम्मेदारी की नौकरी में था, दैनिक जागरण का फिल्म संपादन कर रहा था मैं, तो इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं पूरा ध्यान दे पाऊँ। और आज भी ये स्थिति है कि अब संसाधनों की कमी की वजह से मैं पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ इस पर। संसाधन मेरे पास नहीं है और अफसोस की बात है। मैं खास करके ये बात यहाँ इसलिए भी कह रहा हूँ कि राजस्थान में काफ़ी अमीर और ऐसे चैरिटी करने वाले लोग हैं। अगर कोई संस्थान, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ के आए, थोड़ी मदद करे हमारी, तो हम ये चीज़ें जमा कर सकते हैं। जमा करने के बहुत पैसे खर्च होते हैं इसमें, वो एक अलग मुद्दा हम बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक उस रुचि की विषय बात पर है, बिल्कुल आऊंगा अजय हाँ जी, मैं हाँ, थोड़ी देर बाद। जहाँ तक ये इंटरेस्ट की बात है, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना और फिर चीज़ें मैंने खोजनी शुरू की। तो पता चला कि जिसको कह लें कि मिसिंग लिंक, पहले मैंने इसका अंग्रेजी में नाम दिया था कि द मिसिंग लिंक ऑफ हिंदी सिनेमा। और आप सभी याद करने की कोशिश करें कि लाहौर के नाम पर आपको क्या याद आता है। लाहौर का जिक्र जब आता है तो क्या ख्याल आता है। तो अमूमन सारे लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज कपूर वहाँ से आए थे, दिलीप साहब वहाँ से आए थे, देव साहब वहाँ से आए थे और तमाम लोग वहाँ से आए थे। हम सब आने वालों का जिक्र करते हैं, या यहाँ से जाने वालों का, नूर जहाँ चली गई और बाकी लोग चले गए यहाँ से, उनका जिक्र करते हैं। मेरी चिंता का विषय या मेरी खोज का विषय यह है कि जो 24 से लेकर के 23 से लेकर के 47 तक वहाँ काम हुआ, 24 साल में वो वहाँ लोग क्या कर रहे थे, कौन सी फिल्में बनी, क्या स्टूडियोज थे, कौन लोग थे, कौन से लोग एक्टिव थे, और फिर उसका असर हिंदी सिनेमा पर क्या हुआ। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दूं कि हिंदी सिनेमा पर आज हम हनी सिंह और बादशाह को सुनते हैं और खुश होते हैं। हमारे घर, शादी, हर जगह, हर फंक्शन में पंजाबी गीत बज रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये पंजाबी गीत कहाँ से आया? बहुत सही है, बहुत सही सवाल। ये लाहौर से आया। और पूरा हिंदी सिनेमा आज जो चल रहा है, हिंदी सिनेमा में के पिलर की नींव लाहौर में पड़ी है और लाहौर की वो उस नींव को हम भुला चुके हैं। हम याद नहीं करना चाहते या हमारे ध्यान में ही नहीं है। और उस पर जब मैंने खोजना शुरू किया तो हिंदी में, अंग्रेजी में, भारतीय सिनेमा को लेकर जो भी किताबें लिखी गई हैं उसमें लाहौर का उल्लेख इत्यादि के तौर पर आता है। जैसे हम लेख लिखते समय ये थे एंड दे ऑल्सो रैन, तो दे ऑल्सो रैन में लाहौर भी आ जाता है। कहीं डिटेल में चर्चा नहीं है। और यही बात पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान के साउंड। पाकिस्तान
पाकिस्तान के रिसोर्सेज जब मैंने खोजना शुरू किया, वहाँ के लोगों से बातें की, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का सिनेमा तो 47 से चालू होता है, तो उसके पहले का सिनेमा तो हमारा सिनेमा ही नहीं है। अब ये ऐसी विरासत है, साझी विरासत, साझा विरासत जो भी कहें, जिसका कोई वारिस नहीं है। इस विरासत का कोई वारिस नहीं है। इसकी खोज जरूरी है। मैं ये नहीं कहता दावे से कि मैं क्या खोज निकालूंगा और क्या हो जाएगा, लेकिन मैं ये मैपिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसमें जो जानकारी मुझे मिली है कि लगभग 124 फिल्में लाहौर में बनी हैं। उन 124 फिल्मों की मैपिंग भी हो जाए, उसमें कौन से म्यूजिशियंस थे, कौन लोग एक्टर्स थे, कौन डायरेक्टर थे, किन लोगों ने काम किया और किस तरीके से काम किया, और फिर पूरे लाहौर के माहौल की बात करें, अगर सिनेमा हॉल मेरा प्रिय शब्द है, मेरा ब्लॉग भी है, मेरा चैनल भी है, तो वहाँ के सिनेमा हॉल की बात करें तो बहुत ही दिलचस्प है। फिर आपकी बातें होंगी तो और मैं चीज़ें बिल्कुल। दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो अजय जी की बातचीत से मैं निकाल के आगे बढ़ता हूँ कि अजय जी ने कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो राजस्थान से वित्तीय मदद कर सकते हैं। दूसरी एक और मदद राजस्थान से हो सकती है। देश के अलग अलग राज्यों के पाकिस्तान से बहुत गहरे रिश्तेदारियों वाले संबंध रहे हैं, तो उस ताल्लुक से भी बहुत सारी मदद हो सकती है। वहां से सामग्री जो है, डॉक्यूमेंट्स, चीजें आ सकती हैं। जहां तक विभाजन से पहले के सिनेमा की बात है, तो सिर्फ पाकिस्तान के सिनेमा की ही बात नहीं है, बल्कि 1947 से पहले मुंबई का या कोलकाता का जो सिनेमा था, जिस हिंदी सिनेमा के मद्देनजर अगर बात करें, तो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा अच्छा गंभीर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। इसको भी थोड़ा उभारते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जरा 1947 के पहले के सिनेमा उद्योग की तरफ देखें और देखें कि उसका क्या असर हिंदी के फिल्म उद्योग पर और उसकी पूरी यात्रा पर पड़ा है। तो जरा सोचिए कि मोहम्मद रफी वहां से आते हैं, नूरजहां वहां से आती हैं और वहां चली जाती हैं, राज कपूर साहब आते हैं, दिलीप कुमार आते हैं, यानी पृथ्वीराज कपूर आते हैं। इसके अलावा संगीतकार नाशाद वहां वापस लौट जाते हैं, नूरजहां वहां वापस लौट जाती हैं, जोश मलियाबादी वहां वापस चले जाते हैं। खुमार का मुझे पक्का आइडिया नहीं है, खुमार साहब भारत में ही रहे। जरा सोचिए कि बहुत बड़ा टैलेंट वहां से आ रहा है। निर्देशक जे ओम प्रकाश आते हैं, सागर सरहदी आते हैं, खयाम साहब का बहुत गहरा ताल्लुक वहां से रहता है, वो वहां सीखते हैं और उसके बाद गुलाम हैदर आते हैं फिर जाते हैं। उनका आना जाना एक तरह से जारी रहता है। संगीत के नजरिए से आप देखेंगे तो बहुत सारे गायकों के बीज वहां पर रहते हैं, वहां से धुनें आती हैं, वहां से संगीत का चलन आता है। बहुत सारे स्टूडियोज वहां पर होते हैं, शूटिंग्स होती हैं। सहगल साहब को गाते हुए रफी सुनते हैं और वो गायकी की तरफ बढ़ते। एक फंक्शन होता है जहां पर सहगल देर से आते हैं और वहां रफी को भाई के इसरार पर खड़ा कर दिया जाता है कि जी ये मेरा भाई है, ये गाता है, और जब तक सहगल आएंगे फिलर के तौर पर रफी वहां पर गाते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा अड्डा रहा होगा लाहौर फिल्म उद्योग का। लेकिन हमने न केवल भारत में बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिनेमा के उन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारियां संजोई नहीं, उनको बचाया नहीं। दोनों तरफ हमने खो दिया उस दौर को। और विंटेज दौर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गाने तो फिर भी बहुत सारे हमने बचा लिए, रिवाइव कर लिए, कहीं से जमा कर लिए। सुपरस्टार्स की बात करें, 1947 के पहले के बड़े स्टार्स जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, और निर्देशकों की महत्वपूर्ण फिल्मों की बात कीजिए जो अभी आप जमा कर पाए। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आता हूं और कुछ चौंकाने वाले तथ्य हम आप तक पहुंचाएंगे कि डॉक्यूमेंटेशन उस दौर का जब आप खोजने चलते हैं, हमको लगता है सब कुछ गूगल पर है, लेकिन यहां पवन जैसे टेक्नोक्रेट बैठे हैं। पवन, 1% भी गूगल पर है क्या? 1% भी गूगल पर नहीं है। हम गूगल पर मौजूदा चीजों को सर्च करते हैं। यहां साउंड वाले हैं क्या? कोई है? एक लूज माइक हो तो प्लीज वहां दे दीजिएगा, क्योंकि हम बीच बीच में पवन को इस बातचीत में लेकर आना चाहेंगे। पवन, मैं आपके पास तक आता हूं, उसके बाद कोई लूज माइक दीजिएगा जो सवाल जवाब पूछने के लिए। तब तक हम बातचीत को आ जाओ, क्योंकि तो जरा सोचिए कि जब 1% चीज भी गूगल पर नहीं है तो
उस दौर के डॉक्यूमेंट कैसे जमा किए जाएं? उस दौर के बहुत सारे लोग जा चुके, तब तक आप अपनी बात कहिए। पवन आ चुके, पवन आप बताएंगे। हाँ। देखिए, गूगल पे क्या है, गूगल कब से बनना शुरू हुआ? मिड 90s से या लेट 90s से। तो जो डॉक्यूमेंटेशन उस दौर में हुआ बहुत ईमानदारी से नहीं हुआ। जो उपलब्ध था, जो मिल गया मार्केट को, उनको एक कंटेंट बिल्ड करना था पूरे मार्केट को, और केवल गूगल नहीं था वहां पे एक बहुत बड़ा दौर था जो जब मोबाइल कंपनीज एक्टिवेट हुई और उनको कंटेंट की जरूरत पड़ी। जी जी। और आप ये देखिए, एसएमएस शायरी, एसएमएस जोक्स, ये जो शुरू हुआ ये कंटेंट का बनना, तो आज की तारीख में जितना ये अनऑथेंटिक कंटेंट है, वहां उन लोगों ने जो कि जिनके पास लिटरेचर की समझ नहीं थी, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कंटेंट को बिल्ड किया। जो अकाउंटेबल नहीं थे वो लोग, लेकिन उस वजह से हम केवल एक पॉपुलिस्ट दौर का कंटेंट क्रिएट कर पाए। इसमें मैं अजय जी को एक बात कहना चाहूंगा कि एक ब्लेम हिंदुस्तानी सिनेमा के मीडिया पे भी जाता है। राजेश जी भी यहाँ बैठे हैं कि हमारी मीडिया के लिए, खासकर 60, 70, 80, 90 धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, दिनमान, जो हम जितने मैगजीन्स की बात करते हैं, उनके लिए भी सिनेमा का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो राज कपूर, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत और मुकेश और लता से शुरू होता है। वो स्टार सिनेमा पर केंद्रित। अब वो खेमचंद प्रकाश या गुलाम हैदर को बिल्कुल भुला देते हैं। उनके लिए अनिल विश्वास मौजूद हैं, नौशाद मौजूद हैं। वो क्यों मौजूद हैं उस दौर के? क्योंकि उन्होंने 50 के दशक में भी काम किया, 60 के दशक में भी काम किया। लेकिन वो लोग जो केवल 50 के दशक तक काम करते रहे, जिसमें गुलाम हैदर हैं, खेमचंद प्रकाश हैं, पुराने जितने नाम है, आरजू लखनवी इतना बड़ा नाम है, पंडित मधुर, तो इन सबको हमने भुला दिया। रफीक गजनवी हैं जी। तो जो लोग आजादी के बाद तक काम करते रहे, उनका डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ, विंटेज दौर के लोगों का, नूरजहां का हुआ, सुरैया का हुआ। लेकिन जो लोग जिनका काम आजादी की वजह से रुक गया, या तो मृत्यु की वजह से, या जैसे लाहौर में अजय जी बताते हैं कि स्टूडियो जला दिए गए, तो बहुत से लोगों से काम छूट गया। बहुत से लोगों से काम इसलिए छूट गया कि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान तो नया बिल्ड हो रहा था देश, तो वहां पे फिल्में प्रायोरिटी पे नहीं थी, उनके लिए देश को बिल्ड करना प्रायोरिटी पे था। हिंदुस्तान में फिर भी एक अवाम, एक सेटल्ड अवाम था, तो यहाँ फिल्में बनती रही, मनोरंजन का माध्यम चलता रहा। तो वहां के जो आर्टिस्ट थे उनको काम नहीं मिला शुरू में, तो उस दौर का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, और ये हमारी त्रासदी है। और ये गूगल पे भी इसलिए नहीं है क्योंकि 60, 70, 80 के दशक में भी उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। बिल्कुल पवन, तो यहाँ पहले मैं बड़े नामों की बात करना चाहता हूँ। उस दौर के कुछ बड़े नामों से हमारे सुनने वालों को परिचित कराइए। पाकिस्तान में काम करने वालों में तो सबसे पहले आपका जयपुर से भी रिश्ता बनता है, लाहौर का। जी जी जी, आपको ऐसा हुआ कि पाकिस्तान जो हिंदुस्तान की पहली फिल्म है, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया में जयपुर के महाराज के पैसे लगे हुए थे। क्या बात? उसकी शूटिंग जो पूरे गौतम बुद्ध पे बनी हुई फिल्म है, उसकी शूटिंग में बैकड्रॉप में राजस्थान है, राजस्थान के किलों के बैकड्रॉप में शूट हुई है, जयपुर में शूट हुई थी। तो जयपुर से तो भी ऐसा भी रिश्ता बनता है, ये बहुत ही मतलब अनोखी सी खोज है। हाँ जी, 1925 में लाए। लेकिन 1925 के पहले जीके मेहता साहब थे, वहाँ पे एक रेलवे में काम करते थे, उनका शौक जगह की फिल्में बनाई जाए, तो उन्होंने जो भाटी गेट में थे, भाटी गेट एक मशहूर गेट चौराहा है वहाँ का, तो भाटी गेट में AR कारदार साहब हुआ करते थे। AR कारदार साहब बेसिकली बुक कवर बनाते थे, और उनके दोस्त थे, कैलीग्राफर थे, M इस्माइल। तो इस्माइल साहब कैलीग्राफी करते थे। इन दोनों को शौक था सिनेमा का। इन्होंने कहा कि हम सिनेमा बनाते हैं। उन्होंने लोकल भाटी गेट के एक फोटोग्राफर को पकड़ा कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, हमारे पास कैमरे भी नहीं है, तो वो कैमरा दीजिए। जैसा कि होता है हर जवान की ख्वाहिश के सामने बुजुर्ग जो होते हैं कहते हैं ये बदमाशी कुछ कर रहे हैं। फोटोग्राफर साहब खुद नहीं गए, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कि ये कैमरा ले जाओ, कोई टूटा फूटा कैमरा दे देगा, जाओ शूट कर लेना।
कारदार साहब ने उसमें एक्ट भी किया, कारदार साहब ने उसको लिखा भी, उन्होंने डायरेक्ट भी किया, और उसके बाद उस फिल्म का खैर कुछ खास हुआ नहीं। द डॉटर्स ऑफ टुडे करके वो फिल्म थी। क्या बात है। हाँ, फिर उसके बाद से वो दूसरी फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म में फिर से कारदार साहब एक्ट करते हैं, लेकिन तब तक उन्हें एहसास हो गया कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, अब मुझे ध्यान देना चाहिए डायरेक्शन पे और बाकी चीज़ों पे, और प्रोडक्शन में भी उनका बाद में ध्यान आता है। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा कारदार साहब का मैं बताऊंगा, शायद आप लोग, AR कारदार, अब्दुल राशिद किरदार, उनको मियाँ जी के नाम के से बहुत मशहूर थे वो जी जी। और मियाँ जी के भारत का संदर्भ में बता दूं कि अगर बॉम्बे से आप लोग वाकिफ होंगे तो जहाँ राजकमल स्टूडियो है, राजकमल स्टूडियो के पास उनका स्टूडियो हुआ करता था, और BR चोपड़ा कभी उनके ऑफिस बॉय हुआ करते थे। ये सोचने की बात है कि BR चोपड़ा जो पहले फिल्म जर्नलिस्ट हुए, हाँ, जब वो बॉम्बे उससे आए, पहले ऑफिस बॉय हुए। नहीं, जो फिल्म जर्नलिस्ट होने के बाद जब बॉम्बे आए तो ऑफिस बॉय कहने का मतलब कि वो काम नहीं है। ऑफिस जी। बॉय कहने का मतलब कि मेरा एक दफ्तर चल रहा है और बिहार से और यूपी से लड़के आते हैं, तो मैं कहता था आ जाओ काम करो, अब काम करो में चाय भी पिलाओ, कुर्सी भी लगाओ, ये भी करो, ये सारा काम शुरू हो जाता है। BR चोपड़ा ने ये काम किया है वहाँ पे। और राशिद साहब का जो ठिकाना था वो लाहौर से, चूंकि माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा था और सारे क्रिएटिव माइंड वहाँ से आ रहे थे फिल्मों वाले, तो राशिद साहब का दफ्तर या अड्डा बना हुआ था वहाँ पर। अब राशिद साहब की कहानी सुने। अब्दुल राशिद किरदार फिल्मों में एक्टिव हो गए और उनकी तबीयत हुई कि अब एक फिल्म बनाएं हम। फिल्म बनाने के लिए चूंकि लड़कियां तैयार नहीं होती थी काम करने के लिए, तो जो वहाँ का मशहूर इलाका है हीरा मंडी, हीरा मंडी से उन्होंने 2 बहनों को लिया, एक सरदार अख्तर, दूसरी बहार अख्तर। बहार अख्तर बड़ी बहन थी, सरदार अख्तर छोटी बहन थी। क्या बात है। और दोनों के साथ उनकी फिल्म शुरू हो गई। फिल्म का नाम था कातिल कटार। ओहो हो। कातिल कटार की शूटिंग के दरमियान उनका इश्क हो गया बहार से, और बहार से इश्क हुआ तो शूटिंग के दरमियान ही जो ब्रेक हुआ थोड़ा सा, तो उसमें शेखपुरा करके कोई गांव था लाहौर के पास, वहाँ उनके एक जमींदार दोस्त थे जो हिंदू थे, उनके ठिकाने पे वो चले गए बहार को लेके। सरदार को ये बात अच्छी नहीं लगी और सरदार को ये भी लगा, राइवलरी जो सिस्टर राइवलरी, सिबलिंग राइवलरी तो अलग बात थी, यहाँ कैरियर की भी राइवलरी लगी कि अगर बहार से उनका इश्क हो गया है तो मेरा रोल तो छोटा हो जाएगा, बहार का रोल बड़ा हो जाएगा। उन्होंने अपने अब्बा से शिकायत कर दी कि वो तो बहार को लेके चले गए हैं। बहार और सरदार के जो अब्बा थे उन्होंने मुकदमा कर दिया और राशिद साहब को जेल हो गई। ओहो। राशिद साहब को जेल हो गई, मुकदमा लंबा चला। उसके बाद से कोर्ट में बहार ने जाके कहा कि नहीं, मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, मैं इनसे शादी करने वाली हूँ, और फिर शादी वो हुई। शादी होने के बाद अब सवाल आया कि तब के माहौल के हिसाब से कारदार साहब ने कहा कि चूंकि बहार अब मेरी वाइफ हो गई हैं तो बहार पर्दे पर तो नहीं दिख सकती, फिल्मों में नहीं दिख सकती। उन्होंने पूरी फिल्म जला दी। कातिल कटार की कोई कॉपी नहीं मिलती, कातिल कटार जला दी गई। लेकिन कारदार साहब की मुसीबतें कम नहीं हुई। बहार और सरदार के परिवार से उन पर लगातार प्रेशर आते रहे पैसे की, और ये तमाम उस समय की हीरोइनों के वालिद किया करते थे। वो ये उनका जो माहौल हुआ करता था उसमें ये मजबूरी रहती होगी। खैर, तो कारदार साहब शिफ्ट कर गए कलकत्ता। इसी